नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले पर। तो आज हमारा है डे 4 ऑफ 10 क्वेश्चंस एवरीडे सीरीज, जहां पर हम लास्ट 12 इयर्स के पीवाईक्यू कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। अभी हमने 2014 से क्वेश्चंस को करना स्टार्ट किया है, जहां पर हमने 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए, है ना। और आपको पता है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैं चीज़ों को करवा रहा हूँ, है ना, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, जहां पर मैं हर एक क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट टर्म को आपको समझाता हूं। उसके बाद जो भी ऑप्शंस हैं, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करके बताता हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आगे पूछी जा सकती है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी को मेरी स्पीड स्लो लगे तो वो 1.25 पे वीडियो को कर लेना, या फिर 1.5 पे कर लेना, जैसा भी आपका मन करे। ठीक है। अब देखो जरा, यहां पर जो 31st क्वेश्चन है, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं एक बार। 2014 का अभी प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है, जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, क्योंकि हमारी 3 क्लासेस हो चुकी है, हर क्लास में हम 10 क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है। अब हम आज 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 40th क्वेश्चन तक जाएंगे। ठीक है। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, हर उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी जो चीजें हैं, जो टर्म्स है, उसके आसपास से ही पेपर बनता है। ठीक है। 100% पेपर वैसा नहीं बन सकता, पर हाँ, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से हेल्प मिलेगी, वो आपको बाकी लोगों से 10 नंबर ऊपर ही पहुंचाएगा, है ना। और वो 10 नंबर ऊपर पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप भीड़ से अलग हो पाओगे। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है द टर्म, पेन कहाँ गया, हाँ जी, द टर्म्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड नेट डिमांड and time liabilities sometimes appearing in news are used in relation to। अब देखो, आपको पता है कि ये दोनों जो टर्म्स है, ये आपको बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिलती है ना। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर आपको ये दोनों टर्म देखने को मिलती है। अब 2014 में ये क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछ लिया, क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर का कोई मतलब नहीं है, मिलिट्री का कोई मतलब नहीं है, कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है। ऑब्वियसली इसका आंसर बैंकिंग ऑपरेशंस ही होगा। बट यहां पर चीजें खत्म नहीं होती। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि यार, ये मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है क्या, ये नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है क्या। ठीक है। क्योंकि अगर आपसे एक प्रीवियस ईयर पेपर में ये पूछ लिया है कि ये ऑपरेशंस किससे रिलेटेड हैं, तो आगे आने वाले दिनों में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आगे आने वाले सालों में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज में डिफरेंस क्या है। ठीक है। या इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ पूछ लेंगे। तो आइए इसे देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले एमएसएफ। ठीक है। एमएसएफ क्या होता है, ठीक है। और अगर रेट की बात करें तो रेट भी आगे लिख लो, एमएसएफआर। वैसे एमएसएफ ही ठीक है। अब देखो क्या होता है, कई बार यूजुअली क्या होता है कि बैंक्स जो हैं, दो तरीके से लोन ले सकते हैं, है ना। चाहे वो ओवरनाइट लोन हो, चाहे 1 साल का हो, या 1 साल से कम के टाइम पीरियड के लिए हो। ठीक है। या तो वो आरबीआई के पास भागेंगे, या तो वो बैंक्स के पास भागेंगे, अदर बैंक्स के पास। ठीक है। अब होता क्या है कि एमएसएफ में, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में बैंक्स जो हैं वो आरबीआई के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जो अदर बैंक्स है उनके पास जो लिक्विडिटी है वो खत्म हो चुकी है। तो लास्ट रिजॉर्ट में वो किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास। बट अंडर एमएसएफ सिर्फ वो लोन ले सकते हैं ओवरनाइट, मींस मैक्सिमम 24 आवर्स के लिए। ठीक है। तो अब मैं आपको ये इंग्लिश में लिखवा देता हूं, अब क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। A window, a window
हाँ जी, और दूसरी बात कि मुझे कमेंट भी आया था कि थोड़ी सी राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ कि कोई मुझे बेटर सॉफ्टवेयर मिल जाए जहाँ पर मैं अच्छे से लिख पाऊँ, बिकॉज प्रॉब्लम मेरी राइटिंग में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ मैं पावर पॉइंट में मतलब कि ये राइट कर रहा हूँ वहाँ पर राइटिंग थोड़ी ऐसी ही आती है ना। तो कोई बात नहीं, मैं सॉफ्टवेयर देख रहा हूँ, कुछ दिन में ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अभी देखिए, अ विंडो फॉर, फिर भी मैं थोड़ा धीरे धीरे लिखता हूँ ताकि थोड़ा बेटर तो हो पाए। स्केड्यूल्ड बैंक्स टू बोरो, जो इंपॉर्टेंट टर्म होगी ना जहां पर वो आपके साथ आगे आने वाले सालों में खेल सकते हैं, वो मैं अंडरलाइन कर दूंगा। टू बोरो ओवरनाइट। ठीक है, ओवरनाइट का मतलब क्या है? 24 आवर्स, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं है, एमएसएफ के अंडर नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। ओवरनाइट फ्रॉम, यहाँ खेल सकते हैं, अदर बैंक्स लिख सकते हैं, तो अदर बैंक्स नहीं, किससे लेते हैं वो? आरबीआई से लेते हैं। ठीक है, एमएसएफ के अंडर। इन ओ इमरजेंसी सिचुएशन, आजकल टर्म बदल चुकी है, सिचुएशन बोलते हैं लोग। सिचुएशन व्हेन इंटर बैंक लिक्विडिटी ड्राइव्स अप कंप्लीटली। ठीक है, उस केस में तो अभी दो टर्म्स हैं जहां पर वो आपके साथ खेल सकते हैं। एक तो याद रखना ओवरनाइट है, ठीक है, और एक आरबीआई से ये पैसा लेते हैं कब? जब इंटर बैंक मतलब दूसरे बैंक से लेने का ऑप्शन ही ना बचे, उनके बीच में लिक्विडिटी जो है वो ड्राई हो चुकी है। ठीक है, और पैसा नहीं है उनके पास लैंड करने के लिए, उस केस में ये एज अ लास्ट रिजॉर्ट आरबीआई के पास जाते हैं। ये है एमएसएफ। अब दूसरी टर्म यहाँ पे दी गई थी, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज को पता करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज होती क्या है। सबसे पहले डिमांड लाइबिलिटीज क्या होती हैं, ये पता होना चाहिए। तो डिमांड लाइबिलिटीज होती है जो भी बैंक्स में करंट अकाउंट बने हुए हैं, करंट अकाउंट बने हुए हैं प्लस सेविंग्स अकाउंट बने हैं। ठीक है, उनमें जितना भी पैसा है वो बैंक के लिए एक डिमांड लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि डिमांड पे जब हमने डिमांड करी कि हमें हमारा ये वाला पैसा वापस चाहिए, तो ऑन द स्पॉट उन्हें वापस करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द रीजन इसे बैंक के लिए ये लाइबिलिटी है कि उन्होंने हमारा पैसा रखा हुआ है। और वहीं पर टाइम, टाइम लाइबिलिटीज का मतलब आपको पता है, जैसे आप एफडी करते हैं कुछ टाइम के लिए करते हैं ना, लाइक 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर। ठीक है, वो भी लाइबिलिटी है बैंक के लिए, बट वो टाइम लाइबिलिटी में ऐड किया जाएगा क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सेट है। ठीक है, ऐसे ही आपको आरडी भी दिखेगा। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया कि डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज क्या है, बट ये नेट लगा हुआ है इधर। जब भी नेट लगता है तो इसमें से कुछ माइनस होता है, तो वही यहां पे मैं लिख देता हूं, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, एनडीटीएल। ठीक है, ये क्या होता है? पहले जितनी भी डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है उनका सम करो। ठीक है, तो सम ऑफ नेट डिमांड, इसे मैं ऐसे ही लिख देता हूं। ठीक है, सम ऑफ एन डी टी एल, और इसमें से क्या माइनस करना है? एक बैंक ने दूसरे बैंक में जितने भी एसेट्स बनाए हुए हैं उनको इसमें से माइनस करते हैं। ठीक है, तो इधर ऐसे लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू सम ऑफ एन डी टी एल, ऑल लिख देता हूँ इधर, ऑल एन डी टी एल माइनस डिपॉजिट्स
मैं थोड़ा धीरे इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज एक कमेंट आया था मुझे, है ना, थोड़ा राइटिंग को लेके, तो आई गेस बहुतों को प्रॉब्लम हो रही होगी, पर कमेंट एक का ही आता है। फॉर्म्स क्या है, डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ एसेट, एसेट्स हेल्ड बाय बैंक बाय द अदर बैंक्स। ठीक है, तो मतलब सारे नेट, सॉरी, सारे डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज से, ये एनडीटीएल नहीं है, ये डीटीएल है, जितने भी डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज हैं उनका सम कर कर अगर उनमें से वो डिपॉजिट माइनस कर दें जो एक बैंक ने दूसरे बैंक में रखे हुए हैं एज अ एसेट, तो उसे हम बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है बहुत लंबी है, पर समझने का सेंस सिर्फ इतना ही है। ठीक है, अगर आपको सेंस समझ में आ गया तो आप तो फिर कोई भी डेफिनेशन कर सकते हो, है ना, पता कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर मैंने लिखवा दिया था, यस, ठीक है। अब यहां पर 32nd क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया है, व्हाट इज आर द फैसिलिटी और फैसिलिटीज द बेनिफिशियरीज कैन गेट फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बैंक साथी उस टाइम पर आया था, इन ब्रांचलेस एरियाज। ठीक है, देखो, अब इसमें दो सेंस है। सबसे पहले तो ब्रांचलेस एरियाज हैं, ब्रांचलेस एरियाज वही होंगे जो थोड़े से पिछड़े हुए इलाके होंगे। ठीक है, वहीं पर मेनली ब्रांचेस नहीं होती हैं किसी भी बैंक की। अब देखो, ये जो है ना क्वेश्चन, ये उस टाइम के हिसाब से इंपॉर्टेंट था क्योंकि उस टाइम पर ऐसा कुछ आया होगा बैंक साथी नाम से। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या पता करना है कि अगर कोई भी न्यू ऐप आ रही है, पोर्टल आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि वो क्यों लाया गया है। ठीक है, तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आप उसमें जब पोर्टल्स या स्कीम्स या कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको उसके बेनिफिट्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस सेक्टर को टारगेट कर रहा है। ठीक है, खैर अगर आपको इन दोनों मतलब कि इस चीज के बारे में तब पता भी नहीं होता तब भी आप ये क्वेश्चन ठीक मार्क कर सकते थे। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि ब्रांचलेस एरिया से मैंने आपको बताया कोई पिछड़े हुए इलाके ही होंगे। ठीक है, और वहां तक बैंक की बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है बैंक साथी दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए, और वो भी कहाँ पर, बिजनेसेस में, है ना, स्मॉल बिजनेसेस में सपोर्ट करने के लिए ये लाई गई होगी ये स्कीम, है ना। मैंने भी नहीं पढ़ी बट फिर भी मैं एक सेंस के साथ आपको बता रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी हिसाब से, और उसके लिए ही बैंक जो है सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अब वहीं आप इसमें देखो, कोई फैक्ट नहीं दिया गया दोनों स्टेटमेंट्स में, कुछ नहीं दिया गया, कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स नहीं है, बस बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट्स हैं कि इट enables the beneficiaries to draw their subsidies and social security benefits in their villages। ठीक है, इट enables the beneficiaries in rural areas, मैंने बोला ब्रांचलेस एरिया वही एरियाज होंगे जो पिछड़े हुए इलाके होंगे, यहाँ भी विलेजेस लिखा है, यहाँ भी रूरल एरियाज लिखा है, टू मेक डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है ना, यही तो बैंक का काम है ना, समझ रहे हो इस बात को। तो इस वजह से उस टाइम पर भी इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, बोथ 1 और 2। बट मैं यही बता रहा हूँ आपको, अगर कोई ऐसी स्कीम आती है, पहली बात तो नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और ऑल ईयर पढ़ रहे हैं तो आपने हर मंथ की करंट अफेयर्स करी होगी, है ना। और इससे एक और बात बता देता हूँ कि आगे आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको करंट अफेयर्स करवाऊंगा। ठीक है, अब मेरा करंट अफेयर्स करवाने का तरीका है कि मैं क्वेश्चंस पुट अप करूंगा और उस क्वेश्चंस के थ्रू, उन क्वेश्चंस के थ्रू मैं सारी करंट अफेयर्स करवाऊंगा। अब अगर किसी महीने में 100 करंट अफेयर निकलती है, ठीक है, क्योंकि छोड़ने में कुछ भी नहीं वाला, पॉलिटी भी कवर करना है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी, इकोनॉमिक्स भी, सोशल इश्यूज भी, हर एक चीज जो भी करंट अफेयर्स में होता है जो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये 100 क्वेश्चन बनेंगे तो हर महीने के 100 क्वेश्चन आएंगे। अगर किसी महीने 150 क्वेश्चन बनते हैं तो 150 क्वेश्चन आएंगे। किसी महीने 75 क्वेश्चन बनते हैं तो 75 आएंगे। कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं है, लिमिट है सिर्फ कि सब कुछ कवर हो। ठीक है,
सारी इंपॉर्टेंट चीज कवर हो जो आप याद भी कर सकते हैं और मैं आपको करवा भी सकता हूँ। ठीक है, तो उसमें ऐसी चीजें जितनी भी चीजें हैं, ये मतलब कि मैं इंक्लूड करूंगा, है ना, क्योंकि मैंने पिछले 10-12 सालों का जो पेपर है उसका एनालिसिस किया है एंड आई नो कि क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं और इसीलिए मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर बोला गया है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द पर्पस या पर्पसेस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, मींस एस आर आर। अब अगर आपको ये नहीं पता कि एस आर आर क्या है, तो आप इसमें से किसी भी ऑप्शन को राइट या फिर रॉन्ग नहीं मार्क कर सकते, बिकॉज ये प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और याद रखना, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्योरली आपके जो ऑनलाइन आपको बोलते हैं ना यूट्यूब पे कि ट्रिक से हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट काम करता है, नॉलेज काम करती है। अभी हम पहले समझते हैं कि ये स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है क्या, तब तो हमें समझ में आएगा कि आगे जो ऑप्शंस दिए हैं, जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो करेक्ट है या नहीं है। तो देखो, एक सिंपल भाषा में मेरा काम आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिखवाना नहीं है, बस आपको एक सिंपल भाषा में चीजों को समझाना है। ठीक है, अब एस आर आर, ठीक है, एस आर आर की फुल फॉर्म स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, क्या है? एक इसमें वर्ड याद रखना, रिजर्व, और एक है रिक्वायरमेंट, ठीक है, और स्टैट्यूटरी। इन तीनों के अराउंड ही इसकी पूरी डेफिनेशन है। कैसे? देखो, सबसे पहले तो ये रिजर्व है। किस टाइप का रिजर्व है? दो रिजर्व इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक है कैश रिजर्व रेशियो, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, और एक है SLR। ठीक है, अब देखो क्या है, जो ये CRR होता है इसमें आप कैश रख सकते हैं, मैंने बोला ना कैश, ठीक है, कैश रख सकते हैं किसके साथ? RBI के साथ। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं कि ऐसा ना हो जाए कि जो बैंक है उनकी लिक्विडिटी ही खत्म हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि बैंक अपना पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगह इन्वेस्ट करता है, तभी तो आपको इंटरेस्ट देता है वो। ठीक है, अब ऐसा ना हो जाए कि बैंक के पास जितना पैसा आया 100% पैसा वो क्या कर दे, 100% पैसा वो इन्वेस्ट ही कर दे अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। इस वजह से RBI ने बोला कि भाई कुछ पैसा अपने पास रिजर्व में रखो, ताकि आपकी सारी लिक्विडिटी ड्राई अप ना हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए उसने दो पार्ट में इसे मतलब कि डिवाइड किया। एक बोला कि आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए किसी भी फॉर्म में, एक बोला गया कि कैश के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला जो CRR है उसमें यह बोला गया कि आप रिजर्व करें पैसे को, रिजर्व करें किसको? कैश को किसके साथ? विद RBI। वहीं पर लिक्विडिटी रिजर्व में बोला गया कि आपको क्या करना है, आपको लिक्विड एसेट्स रखने हैं। पहले इधर लिख देते हो रिजर्व, फिर क्या लिखना है? लिक्विडिटी, या ऐसे लिख देता हूं लिक्विड एसेट्स, ये ज्यादा बेटर टर्म है। ठीक है, अब ये जो लिक्विड एसेट्स है ना, इसमें आप किसी भी फॉर्म में रख सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, ठीक है, चाहे वो आपका गोल्ड हो, चाहे कोई भी फॉरेन करेंसी हो, कुछ भी हो, मतलब ठीक है, मतलब किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। एक लिक्विड एसेट होना चाहिए कि टाइम आने पर उसे लिक्विडेट किया जा सके। पर इसमें क्या है कि ये जो है आपको ये बैंक को अपने पास ही रखना होता है, जैसे कैश उनको RBI के साथ रखना है, वैसे ही जो ये लिक्विड एसेट्स है वो उन्हें अपने साथ रखने हैं। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ विद देमसेल्व्स।
अब क्या है ना, आगे आने वाले दिनों में आपको ये भी दिखेगा कि आई डोंट नो 2019 20 21 कौन सा पेपर है, उसमें उन्होंने ऐसे ही किया है, जो सीआरआर की डेफिनेशन दी है उसमें बोला गया है कि ये कैश रिजर्व करना है इन्हें विद देमसेल्व्स। अब हो गया काम खत्म। अगर ये नहीं बता कि आरबीआई के साथ जमा करना है, आरबीआई के पास रखना है कैश, तो हो गया काम खत्म। वहीं पे स्टेटमेंट आपको लगेगा एकदम करेक्ट है, बट गलत हो गई। और वहीं पर एसएलआर जो है वहां पे याद रखना कि विद देमसेल्व्स, नॉट विद आरबीआई। बस इतना सा कैच है जो आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखो जरा लास्ट स्टेटमेंट से मतलब कि हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बोला गया है टू फोर्स, अच्छा जी, टू फोर्स द बैंक्स टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश। मतलब क्या पीछे मैंने कहीं वॉल्ट के कैश की बात करी? टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, क्या मैंने डे टू डे रिक्वायरमेंट्स की कुछ मतलब उसका जिक्र किया, और वो भी वॉल्ट कैश में? बिल्कुल भी नहीं किया यार। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऐसे गलत बनाई जाती है, कुछ एक्स्ट्रा टर्म ऐड करी जाती है ना? क्योंकि आपको पता है जो स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसमें कहीं ना कहीं कैश की बात करी गई है, और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर बोल दिया वॉल्ट कैश। ओ हो, वॉल्ट कैश। और वो भी बोला गया डे टू डे रिक्वायरमेंट में। ये तो मैंने आपको बताया है कि कैश रखना होता है बिल्कुल, बट आरबीआई के साथ रखना होता है। तो अगर आरबीआई के पास कोई पैसा रखा हुआ है, वो उसे डे टू डे रिक्वायरमेंट में कैसे मतलब काम में लाएंगे? हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट्स, क्या इसीलिए ये बनाया गया था? मैंने आपको रीजन बताया था कि इनकी जो लिक्विडिटी है वो खत्म ना हो जाए, ये सारा का सारा पैसा ही इन्वेस्ट ना कर दें। ठीक है, उसी लिए ये किया गया था काम। लेकिन सिर्फ ये सोल पर्पस है कि उनको प्रॉफिट ही नहीं करने देना, एक्सेसिव प्रॉफिट, इसके लिए तो नहीं था, उसके पीछे रीजन कुछ और है। ठीक है, तो वहीं पर आपका थर्ड ऑप्शन गया। ठीक है, अब फोर्थ ऑप्शन गया। अब देखो ये कहीं ना कहीं दो ऑप्शन में जो है वो चीजें हैं। इसका आंसर जो है वो फर्स्ट दिया गया है, कमीशन ने फर्स्ट दिया है। थोड़े बहुत जो हैं वो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस होते हैं, पर देखो यहाँ पर ना ये स्टेटमेंट बहुत जर्नल है, तो बोला गया है टू मेक पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक्स सेफ एंड लिक्विड। कहीं ना कहीं ये रीजन है कि लिक्विडिटी एकदम खत्म ना हो जाए, जब लोगों को पैसे की जरूरत हो तो उनको पैसा ही ना दे पाए बैंक, ऐसा ना हो, इस वजह से ये लाए गए हैं। बट कमीशन ने बोला नहीं, ये सोल पर्पस नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इसको उन्होंने गलत माना है, एंड ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट को उन्होंने करेक्ट माना है, जो कि दी गई है टू एनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट्स ऑफ एडवांसेस द बैंक्स कैन क्रिएट। ठीक है, ये उन्होंने सिर्फ करेक्ट मानी है, और बाकी तीनों स्टेटमेंट उन्होंने गलत मानी है। ठीक है, बहुत उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ ये भी तो एक सेफ और सही स्टेटमेंट है, बट उसको कमीशन ने राइट नहीं माना था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, दो तीन क्वेश्चंस जो डिबेटेबल होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये है क्वेश्चन कि recently a series of uprising of people referred to as Arab Spring originally started from। अब देखो ऑब्वियसली आपको ये तो नहीं है कि अरब स्प्रिंग क्या है, इसके बारे में तो पता होना जरूरी नहीं है। उस टाइम पर करंट अफेयर्स में था, तो इसलिए पढ़ना था। अब तो नहीं पढ़ना। बट इस क्वेश्चन से हमें पता क्या चला? इस क्वेश्चन से हमें पता चला कि अगर कोई भी प्लेस, कोई भी बड़ा मिलिट्री कूप या फिर कोई भी रेवोल्यूशन हो रहा है, कोई भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं किसी भी कंट्री में, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही ये अरब स्प्रिंग था उस टाइम पर। हुआ क्या था 2010 में, 2010 में नहीं, 2000 2010 में, ऐसे लिखता हूँ 2010 में, अर्ली अर्ली लिख देता हूँ। हो क्या रहा था कि जो अरब वर्ल्ड है वहां पर प्रो डेमोक्रेसी के प्रोटेस्ट हो रहे थे। क्या हो रहा था? प्रो डेमोक्रेसी के प्रोटेस्ट हो रहे थे कि हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है, तो अब क्योंकि वो ये कह रहे थे, तो ये एक एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था। ठीक है, तो हुआ क्या
कि अब इस क्वेश्चन में इसीलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था और काफी टाइम से चल रहा था, तो उस टाइम पर ये पूछ लिया कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। ठीक है। अब आपसे उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये कहाँ पर था कहाँ पर नहीं था, स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो आपको तब पता होना चाहिए, तब तो जरूरत नहीं है कि टुनीसिया से हुआ था। ठीक है। अभी भी आपको पता है, देखो, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, ये काफी न्यूज में है। ठीक है। तो जो भी अब आगे आने वाले मंथ्स हैं उनमें जो भी आपको जगहें मिलती हैं, जैसे अब ये तो ऑप्शंस में हमें मिल गए, बट बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं जो ऑप्शंस में नहीं है, बट वहां पे इंपॉर्टेंट है। तो उनके बारे में हम कवर करेंगे अपने करंट अफेयर सेशन में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मतलब एक ओवरव्यू समझ के रखो, जब पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। किसी भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके प्रोटोटाइप जो होते हैं ना क्वेश्चंस के, उस टाइप से क्वेश्चन नहीं आते। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो और उस हिसाब से अपनी तैयारी को करो। नॉलेज के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए अपने टेस्ट पेपर सीरीज को सॉल्व करो, बट ऐसे सॉल्व मत करो कि उसमें नंबर नहीं बन रहे तो बस ये सोच लो कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। भाई इसको देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और अगर आपको लगता है हाँ ये समझ में आ रहा है, तो भाई बिल्कुल आप कर सकते हो। ठीक है। वहां पर सिर्फ उनके टेस्ट सीरीज के हिसाब से मत जाना, क्योंकि उनकी टेस्ट सीरीज यूजुअली हार्ड होती है जो हमारा मेन पेपर आता है उससे। ठीक है। क्योंकि उनको आप समझो कि सब्जेक्ट देखो, यूपीएससी को एक साल में एक पेपर बनाना है सिविल सर्विसेज का, उनको एक ही टेस्ट सीरीज में इतने सारे पेपर बनाने हैं और क्वेश्चन घुमा घुमा के डालने हैं, तो ऑब्वियसली उनकी उस चीज की वजह से उनका जो पेपर है वो हार्ड हो जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, है ना। ये कंट्रीज दी गई हैं सारी, और बोला गया है आर्टिक काउंसिल में कौन कौन सी कंट्रीज हैं इनमें से। ठीक है। अब आर्टिक काउंसिल सिर्फ उस टाइम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं था, आज के टाइम पे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना भी कॉन्टिन्यूसली बोलता रहता है कि भाई हमें भी एक्सेस चाहिए आर्टिक एरिया में। ठीक है। बट क्योंकि ये सिर्फ 8 कंट्रीज का ग्रुप है, तो वही वहां पर बस ये समझ लो कि अड़ंगा डालती हैं कि नहीं चाइना का कोई रोल नहीं है। फिर इंडिया भी इस मुद्दे पे बोलता है कि हमें भी एक्सेस चाहिए भाई इस काउंसिल का। बट क्या बात है कि ऑब्वियसली इसमें एक आदमी ऐसा है जो कि प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है। एक आदमी क्या, एक देश ऐसा है जो यूजुअली चाहता नहीं है, जितने जहां पर है वो चाहता है जहां पर मैं हूँ मेरी पावर सुप्रीम रहे, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर एक्सेस थोड़ा मुश्किल है। अब देखो है क्या कि आर्टिक काउंसिल के बारे में हम देख लेते हैं। एसी लिख रहा हूँ, आर्टिक काउंसिल। पॉइंटर्स लिखवा देता हूँ क्योंकि आज की डेट के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जो काउंसिल बनी थी, ठीक है, ये कौन से डेक्लेरेशन से बनी थी तो आपको पता होना चाहिए। फॉर्म्ड बाय ओटावा डेक्लेरेशन। आपको पता है ओटावा कहाँ पे, कनाडा में। ठीक है। डेक्लेरेशन डीईसी लिखो। कब बनी थी, 1996 में। ठीक है। क्यों बनी थी, जो भी आर्टिक एरिया है वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, वहाँ की इंडिजीनियस कम्युनिटीज हैं, उनके बीच में, और जो आर्टिक स्टेट्स हैं, ठीक है, जो 8 आर्टिक स्टेट्स हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, इंटरेक्शन हो पाए, उसके लिए ये काउंसिल बनाई गई थी। ठीक है। तो ये कैसी काउंसिल है, हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। या एक बॉडी है, बॉडी बेटर वर्ड है, बॉडी। ठीक है। मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों बनाई गई थी। अब आते हैं मेंबर्स के ऊपर, उसके लिए मैंने यहाँ पे इमेज ऐड करी है, जो इमेज आप देखोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है। सबसे पहले तो आप याद रखना ये 3 कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये तीनों इसका पार्ट है ना। ये तीनों ऊपर बैठी हुई हैं जाकर, तो ये तीनों है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अब आर्टिक ओशन के आसपास की जितनी कंट्रीज है वो इसका पार्ट है। तो उसमें आपको पता है कि रशिया भी आएगा। ठीक है। और रशिया आ रहा है तो इधर कौन है, यूएसए, यूएसए भी आएगा। यूएसए के साइड में कौन है, कनाडा, जहां पर ये हुई थी
डिक्लेरेशन हुआ था, ओटावा डिक्लेरेशन, वो तो आएगा ही। और क्योंकि ग्रीनलैंड इसका पार्ट है, तो ग्रीनलैंड किसके अंडर है अभी? इंटेग्रल पार्ट है किसका? डेनमार्क का, तो वो भी इसका पार्ट है, प्लस नॉर्वे। तो ये 8 कंट्रीज हैं जो इसका पार्ट है। प्लीज आइसलैंड याद रखना, आइसलैंड नहीं है। ठीक है, बस यहीं पर जो है वो कंफ्यूजन होता है। कौन कौन सी हो गई? कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है, और रशिया और यूएस। ये 8 कंट्रीज हैं जो इसका पार्ट है। खेलेंगे वो आपके इसके साथ ही, क्योंकि आपको पता है कि मैप में जब आप देखते हैं कि ये ऊपर की साइड है, तो यहाँ पर ही वो आपके साथ गेम खेल सकते हैं। तो याद रखना आइसलैंड नहीं है। अब आ जाओ इधर अपने क्वेश्चन पे। अभी हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, क्या यूके है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या रशिया है? बिल्कुल है। क्या जापान है? बिल्कुल भी नहीं है। डेनमार्क किसकी वजह से है? ग्रीनलैंड की वजह से। तो 1, 3 एंड 5 हमें देखना है कहाँ पे है, यहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के जो क्वेश्चंस है ना, वो एक्चुअली ज्यादातर करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसीलिए कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। इसलिए शायद मुझे लगता है आज तो कम ही मिनट्स की क्लास होगी। नहीं तो रोज तो आपने देखा होगा जो भी रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं कि 1 घंटे की क्लास तो मिनिमम होती है। बट क्योंकि आज अब आ गए यहाँ पर सारे हमारे पास करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, तो चलो कोई बात नहीं, हमें तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और समझना है कि क्या क्या हमें पढ़ना है। अब देखो जरा, ये चेचन्या, दाफुर रीजन, स्वाट वैली, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। उस टाइम पर ये किसी रीजन की वजह से न्यूज में रहे होंगे, साफ लिखा हुआ है कि रीजन ऑफन इन न्यूज। ठीक है, तो मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ। जब आप करंट अफेयर्स करते हो ना, आप, ठीक है, आप एक ईयर के करंट अफेयर्स करो, ठीक है, आपको लगता है कि हाँ ह्यूमनली इतना इंपॉर्टेंट है, हम इतना ही रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्लेसेस इन न्यूज है ना, जो प्लेसेस है, उसको मेरे कहने से 2 साल के करो। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आपको बहुत सारी मंथली मैगजीन मिल जाती होंगी, ठीक है, जहां पर प्लेसेस एंड न्यूज दिया गया है। ठीक है, अगर आपको वहां से करना है वहां से कर सकते हैं। अगर, और हर महीने की प्लेसेस एंड न्यूज तो मैं डालूंगा ही, ठीक है। और लास्ट में जब एग्जाम आने से 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, पिछले 2 साल की प्लेसेस एंड न्यूज में डालूंगा। ठीक है, उसके पीछे का रीजन है, क्योंकि आप देखो कि इधर बोला है ऑफन इन न्यूज। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसी चीज है जो पिछले 2 साल से न्यूज में है, तो यहां पर वो पूछी जाती है। ठीक है, ये मैंने नोटिस की। सिर्फ 1 साल से काम नहीं चलेगा, 2 साल की न्यूज वाला पार्ट कर लेना, प्लेसेस एंड न्यूज वाला। बाकी सब आप 1 साल का पढ़ लो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। ये जो चेचन्या था, ये तो सही दे रखा था, बाकी दोनों जो है वो गलत दे रखे थे यहाँ पर। आपको पता है जो दारफुर रीजन है वो कहाँ पे है? वेस्ट सूडान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ सूडान में। और जो स्वॉट वैली है ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी जो आपको वो दिखता है ना, मलाकंद रीजन, रीजन ऑफ ऑफ खैबर, वहां पर है ये। कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है, थोड़े दिन में राइटिंग की मतलब की प्रॉब्लम भी सॉल्व करता हूँ मैं, बस उसी पे वर्क कर रहा हूँ मैं कल से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिसाइल दी गई थी। अब देखो यार, कभी भी ना करंट अफेयर्स में कोई मिलिट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा ना देखना उसमें डेटा दिया होगा और वहीं पे वो खेलेंगे। ठीक है, और कहीं नहीं खेलेंगे, वो डेटा पे ही खेलेंगे। अब देखो क्या है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई थी, तीनों ही मतलब कि जो हमारी स्टेटमेंट थी उसमें हमें ये दे रखा था डेटा। ठीक है, और ये, अब प्रॉब्लम ये थी कि ये बन चुका था एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कि अगर आपको नहीं पता तो नहीं पता, पता है तो फिर ठीक है। ठीक है, अब ये उस टाइम के हिसाब से इंपॉर्टेंट थी, तो आपको इस क्वेश्चन से क्या पता करना है कि जो भी अब मिसाइल्स आ रही है नई डिफेंस में, ठीक है, करंट अफेयर्स में मैं सब करवाऊंगा। कोई भी अगर मिसाइल आ रही है, ठीक है, किसी का भी अभी ट्रायल लॉन्च हुआ है, ठीक है, कोई भी मिसाइल फेल हुई है, कोई भी मिसाइल सक्सेसफुल हुई है, तो उसके बारे में आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, या फिर रिपब्लिक डे परेड में कोई भी मिसाइल पहली बार दिखाई गई है,
तो आप उसे पढ़ना, ठीक है, सारी मिसाइल याद मत करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 7 to 10 मिसाइल्स ही ऐसी होंगी जो मैंने अभी 4-5 चीजें बताई ना आपको, उसमें होंगी, कि रिपब्लिक डे परेड में दिखाई हुई, या किसी का लॉन्च हुआ हो, या कोई फेल हो गई हो, ठीक है, या कोई किसी भी रीजन की वजह से न्यूज में रही हो, तो ऐसी 7 से 10 ही होगी। और मैं मानता हूँ 7 से 10 कोई बड़ा नंबर नहीं है। हाँ, उनके लिए बड़ा नंबर है जो लास्ट 1 महीने में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, पर उनके लिए बड़ा नंबर नहीं है जो हर महीने करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहीं पर यहाँ पर भी उन्होंने ऐसे ही गेम खेला था कि उन्होंने सबसे पहले तो इस डेटा को गलत कर दिया था, ठीक है, कि इसकी जो रेंज है, ठीक है, इसकी जो रेंज है वो 7500 किलोमीटर ना होके कितनी थी, 4000 किलोमीटर थी, ठीक है। दूसरा उन्होंने यहाँ पर एक गेम खेला था, ठीक है, कि ये लिक्विड प्रोपेनेंट, देखो वैसे भी जब ओनली आ गया था ना, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा गलत होगा, बट हाँ 99% ऑफ द टाइम्स ऐसी स्टेटमेंट्स में कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि यूजुअली वो गलत होती है, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, ये 2 स्टेज का था जिसमें आपको सॉलिड प्रोपेलेंट भी देखने को मिला था, सॉलिड, ठीक है। अब ऊपर से ये लिखा हुआ था सरफेस टू सरफेस। अब देखो, अगर आपको ये नॉलेज होती ना कि ये जो है, मतलब कि 7500 किलोमीटर्स ना हो कि इसकी रेंज 4000 किलोमीटर है, मैंने कहा नॉलेज, नॉलेज इज द अल्टीमेट गेम चेंजर, तो आपके वहीं से 3 ऑप्शन कट जाते, फिर आपको ये पता हो ना पता हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन वैसे वन था। तो याद रखना, अब कोई भी आप मिसाइल पढ़ेंगे, इससे हमें एक बात समझ में आ गई, हमें बस क्या जानना है, कैसी मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, एयर टू सरफेस है, वो पता करना है बस। ये पता करना है उसके अंदर फ्यूल कौन सा यूज हो रहा है, ये पता करना है उसकी रेंज क्या है। रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है आगे आने वाले सालों में भी रेंज गलत ही दी गई है, ठीक है। तो रेंज पता होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा रेंज दिखते ही गलत मार्क कर देना, नहीं भाई, क्या पता आपका दिमाग घुमाने के लिए वो क्या करें, अगली बार रेंज ठीक दे दें। तो इसीलिए बस ये दिमाग में रखना कि अब जैसे कोई भी मुझे मिसाइल दिखेगी, या कोई भी मुझे क्रूज मिसाइल हो, या बैलिस्टिक मिसाइल हो, मुझे ये देखना है इसकी रेंज क्या है सबसे पहले तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया गया, अब देखो क्या है ना, इस क्वेश्चन में पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ क्या है। विद रेफरेंस टू टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या है, नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या है, जो ओल्ड टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड नहीं है, ठीक है, ओके। एनर्जी सोर्सेस कॉल्ड कोल बेड मीथेन, कोल बेड मीथेन, ठीक है, और शेल गैस। अब शेल गैस हो सकता है आपको पता हो ना पता हो, डजेंट मैटर, मैं अभी बता दूंगा। कोल बेड गैस, मीथेन से तो आपको समझ में आ गया कि जो जो कोल माइनिंग होती है जहाँ पे, उसके बेड से, उसके बेड मीन्स की सबसे नीचे वाली लेयर से जहाँ से कोल निकाला जा रहा है, वहां से मीथेन प्रोड्यूस होती होगी, है ना कुछ, अगर लेमैन तरीके से समझे तो यही होगा। शेल गैस का चलो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, ये मैं आपको बता दूंगा। अब देखो, अगर आपको दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता ना, फिर भी आप इन ऑप्शंस को राइट और रॉन्ग मार्क कर सकते थे। कैसे कर सकते थे मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये बोला गया है कि टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, ठीक है। बोला गया है कोल बेड मीथेन एक प्योर मीथेन गैस है जो अट्रैक्ट करी जाती है कोल की सीम्स से, है ना, अभी मैंने वही चीज आपको समझाई, ठीक है, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा था। बोला गया है वाइल शेल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन ओनली। अभी मैंने आपको पीछे ही बताया इस वाले क्वेश्चन में, ओनली दिखे तो थोड़ा सा कानों को खड़ा कर लेना कि स्टेटमेंट कह क्या रही है। स्टेटमेंट ये कह रही है कि शेल गैस जो है उसमें सिर्फ प्रोपेन और ब्यूटेन का ही मिक्सचर होता होगा। अब देखो, कोई भी ऐसी गैस है जो उसके नाम पे नहीं है, तो होगा कि उसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स होंगी, है ना। नहीं तो अगर सिर्फ वही गैस मिल रही होती, तो जैसे यहाँ पे दिया गया है कोल बेड मीथेन, तो डायरेक्टली उसकी उसका नाम ही दे दिया जाता उस गैस को, बट यहाँ पे शेल गैस बोला गया। अच्छा जी, तो क्या सिर्फ प्रोपेन और ब्यूटेन में ही मिलती है, चलो ठीक है कि नहीं पता। बोला गया है दैट कैन बी
एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। चलो ये तो करेक्ट है। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया एबिडेंट कोल बेड मीथेन सोर्सेज एग्जिस्ट। उन्होंने बोला कि कोल बेड मीथेन के तो हमारे पास हम मतलब कि हमारे पास एबिडेंट सोर्सेज हैं, लेकिन बोला गया है कि बट सो फार नो शेल गैस सोर्सेज हैव बीन फाउंड। अब अगर आपने, ठीक है, एनसीईआरटीज पढ़ी होंगी ज्योग्राफी में, तो आपको पता होगा कि यार शेल गैस के तो हमारे इंडिया में 6 बेसिन हैं। तो ऐसा कैसे ये कह सकते हैं कि कोई भी शेल गैस के सोर्सेज है ही नहीं, ठीक है। और अगर आपको ये नॉलेज नहीं भी होती तब भी मैंने आपको क्या बोला, जब भी ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, ठीक है। तो अब दोनों स्टेटमेंट में एक तो मुझे दिख गया कि शेल गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन ही होती है, बस ऐसा बोला गया। और इनका कहने का मतलब है कि कोई और गैस 0.0001% भी नहीं हो सकती। अब मैं तो होता वहां तो डाउट करता इस पे, और यहां तो मेरे को पता चल गया था ये तो गलत ही है। तो वैसे इसका ऑप्शन क्या है, नीदर वन नॉर टू। बट अब जरा आप समझ लो कि अगर गलत है तो क्यों गलत है। सबसे पहले हम बात करते हैं शेल गैस की, ठीक है। शेल गैस, शेल गैस एक नेचुरल गैस है, और नेचुरल गैस, अरे अब मुझे लग रहा है अब राइटिंग ठीक है ना। और नेचुरल गैस थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा मतलब मुझे, एंड इज अ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मिक्सचर। अब जिन्होंने साइंस से ग्रेजुएशन या ट्वेल्थ करी है उन्हें पता है हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। जिन्होंने नहीं करी है उन्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि ये बहुत सारी जो गैसेस हैं उनका मिक्सचर है जिसमें कार्बन एक सोर्स है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मतलब बहुत ही लेमैन तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम कहते हैं पीएचडी तो किसी भी चीज में नहीं करनी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि शेल गैस बहुत सारी हाइड्रोकार्बन मिक्सचर है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी गैसेस आती है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मीथेन, है ना। मीथेन में आपको कार्बन देखने को मिलता है ना, CH4, है ना। CH4 क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, 4 हाइड्रोजन ने एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, ठीक है। इसीलिए मैं नहीं बता रहा था डीप में, क्योंकि मुझे पता है कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है उन्हें ये चीजें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम जो साइंस बैकग्राउंड में थे उन्हें भी 11th 12th लग गई इसे समझने के लिए, है ना। तो वो 2 मिनट में तो समझ में आ नहीं सकती। इस वजह से बस याद रखो कि बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है जिसमें आती है मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद इथेन, उसके बाद CO2, ये छोटे मात्रा में होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, पर पूरा ही लिख देता हूँ ताकि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से उन्हें पता हो, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, ये सारी गैसेस होती है। तो सिर्फ ये कहना कि सिर्फ ब्यूटेन और प्रोपेन होती है ये तो सही नहीं है, तो ये गलत है। अब क्योंकि शेल गैस आपसे एक बार पूछ लिया गया है तो अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इतना पता हो कि कौन कौन सी गैसेस इसके अंडर होती है, इसके अंदर होती है, और दूसरा ये कैसा मिक्सचर है, हाइड्रोकार्बन मिक्सचर है। अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता हो, क्योंकि एक बार वो आपसे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। अब क्योंकि सेकंड स्टेट में बोला गया कि कोई भी हमारे पास सोर्सेज नहीं है शेल गैस के, तो आपको अब पता होना चाहिए कि भाई है, और कौन कौन से हैं वो भी पता होने चाहिए। 6 बेसिन्स, ठीक है। 6 बेसिन्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले है कैम्बे। कैम्बे कहां पर है, गुजरात।
ठीक है। सेकंड हमारे पास है कृष्णा, कृष्णा गोदावरी ऑनशोर। ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है असम अराकन वैली, असम अराकन वैली। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है गोंडवाना, ठीक है। गोंडवाना कहाँ पे है? सेंट्रल इंडिया में। ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद आता है कावेरी ऑनशोर, कावेरी ऑनशोर। उसके बाद इंडो गैंगेटिक बेसिन। ये 6 जगह हैं इंडिया में जहां पर आपको शेल गैस देखने को मिलती है। ठीक है। तो इसके लिए आपको यही पता होना जरूरी था, यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत दी गई थी, और आप देखो दोनों स्टेटमेंट्स में ही किसी ना किसी तरीके से स्टेटमेंट को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाया गया था। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जहां पर आपको दिखे कि थोड़ा सा एक्सट्रीम जा रही है स्टेटमेंट, वहां पर कान अपने खड़े कर लो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बोला गया है चांगपा कम्युनिटी जो है इंडिया की, उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी रॉन्ग है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल चीज समझाता हूँ। अब मान लो कि आप सारी मतलब कि ट्राइब्स तो नहीं याद रख सकते इंडिया की, कौन क्या करती है क्या नहीं करती है। ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो आपको इंपॉर्टेंट जो न्यूज में है वो करनी है, या फिर आप ऑप्शंस को ढंग से पढ़ो एक बार। बोला गया है कि दे लिव मेनली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, डेटा दे दिया है यहाँ पे। फिर बोला है दे रियर पश्मीना गोट्स दैट यील्ड अ फाइन वूल। अब देखो पश्मीना गोट्स कहां पर देखने को मिलती है यार? ये तो लद्दाख या अपर जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। तो अगर ये स्टेटमेंट मैं करेक्ट मान लूं तो ये गलत होनी पड़ेगी, या अगर ये सही मान लूं तो ये गलत होनी चाहिए। तो मतलब 1 2 तो एक साथ आ नहीं सकते। ठीक है जी। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बच गए हैं। ओके। दे आर केप्ट इन दी कैटेगरी ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। अब मैं कहता हूं जब आप यहां तक पहुंच गए, अब आती है नॉलेज। आपको पता है जो चांगपा कम्युनिटी है, या थोड़ी सेंस भी लगाओगे, अगर वो पश्मीना गोट्स को यील्ड कर रही है उस एरिया में है, मतलब मुझे तो पता है कि ये लद्दाख रीजन की है। ठीक है। तो उस आपको ये याद रखना है कि हाँ ये शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो वही ये नॉलेज वर्क करेगी यहाँ पर, ट्रिक से आप यहाँ तक पहुंच गए। बट इसके बाद क्या? इसके बाद नॉलेज है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दी गई थी, कि ये कहाँ पर है, पश्मीना गोट से आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर की ट्राइब्स होती हैं। ठीक है, बिल्कुल स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, और ये पश्मीना गोट्स को यील्ड करती हैं फॉर फाइन वूल। ठीक है। रियर करती हैं, सॉरी यील्ड नहीं करती, रियर करती हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन। अब वही है, करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन थे इसलिए ज्यादा टाइम लगा नहीं हमें चीजों को करने के लिए। ठीक है। अगर करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं होते तो आपको पता है 1 घंटा लग ही जाता है। आज पता नहीं कितना लगा है। अब यहाँ पे लिखा गया है जो ये क्लस्टर बीन है जिसे हम ग्वार बोलते हैं, is traditionally used as vegetable and for animal feed, but recently cultivation of this has assumed significance। देखो रिसेंट के टाइम की बात करें, मतलब उस टाइम पर करंट अफेयर्स में ये होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट। अब देखो 4 स्टेटमेंट दी गई हैं कि इससे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसके सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और वो यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। ठीक है।
द गम मेड फ्रॉम इट सीड इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस। अभी शेल गैस के बारे में पढ़ के आ रहे हैं हम, ठीक है। द लीफ एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस प्लांट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी हिस्टामाइंस, ठीक है। इट इज अ सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी बायोडीजल। अब देखो, आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा भाई, ये प्योर नॉलेज बेस्ड और प्योर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर पता है तो पता है, नहीं पता तो भाई छोड़ो और आगे बढ़ो। ज्यादा दिल पे बात नहीं लेनी, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है 100 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऐसे ही होंगे, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखो जरा, गुआर क्यों न्यूज में था तब और क्यों न्यूज में अब भी रहेगा। सबसे पहले तो आप देखो, ये ऐसा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है जिसमें इंडिया नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में। इंडिया फर्स्ट प्लेस पे है, कहां पर? प्रोडक्शन में, ऑल ओवर वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का 88% सॉरी 80% प्रोडक्शन तो हम ही करते हैं। तो इस वजह से दिस इज दिस वॉज इन न्यूज, ठीक है, कि हम प्रोडक्शन में फर्स्ट में। और अभी भी है यार न्यूज में, खुद सोचो, अगर हम फर्स्ट है किसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की उसमें प्रोडक्शन में, तो क्यों इंपॉर्टेंट नहीं होगा? ये बिल्कुल होगा, ठीक है। तो अब देखो गुआर, अब होता क्या है, इस गुआर के सीड से एक गम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गम, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुआर गम। जिसे हम क्या बोलते हैं? गुआर गम। अब ये जो गुआर गम है, ये किस लिए यूज होता है? फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस, ठीक है। तो प्योर नॉलेज था, इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं था। तो ये गम कैसे बनता है? इसके सीड से बनता है। प्लस आपको अब क्या पता होना चाहिए कि ये कैसे रीजन में उगाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रीजन ड्राई होते हैं, वार्म होते हैं, प्लस कैसे होते हैं? एरिड होते हैं, एरिड रीजन, वहां पर इनकी खेती देखने को मिलती है, वहां पर इनकी खेती देखने को मिलती है, ठीक है। बस इतनी ही चीजें हैं जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि एक बार न्यूज में आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए आज भी हम फर्स्ट प्लेस पे है इसकी प्रोडक्शन में, और 80% हम ही प्रोड्यूस करते हैं। प्लस ये कैसे रीजन की क्रॉप है? ड्राई, वार्म एंड एरिड रीजन। किस लिए यूज होती है? शायद आगे आने वाले सालों में आपसे ये बोल दें, फिर से ये स्टेटमेंट दे दें, पर इस बार तो आपको बोला हुआ था कि क्या इसका यूज है, बट अगली बार क्या पता स्टेटमेंट में दे दे, 4 में से एक स्टेटमेंट ये बना दे, ठीक है। तो इसलिए अब आप गुआर के बारे में सब कुछ याद रख लो, ओके। तो आज की क्लास बस इतनी ही थी। अभी आगे आने वाले दिनों में बहुत क्वेश्चन है, आपको पता है ये क्लास होती है मंडे से फ्राइडे, ठीक है। सैटरडे संडे नहीं होती। सैटरडे संडे मैं आपकी करंट अफेयर्स के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चंस लिखे होंगे और क्वेश्चंस के बाद मैं आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। प्योरली प्रीलिम्स बेस्ड आपकी वो करंट अफेयर्स होगी। चलिए, अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।